हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज, आपके साथ हूं मैं रूबिका लियाकत। हम हुंकार की शुरुआत करें उससे पहले ब्रिक्स के शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी भर रहे हैं हुंकार आतंकवाद के खिलाफ। सुनिए। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत एक व्यापक रिफॉर्म प्रोसेस शुरू किया है। यह कैंपेन इस विषय पर आधारित है कि एक सेल्फ रिलायंट और रेजिलियंट भारत पोस्ट कोविड अर्थव्यवस्था के लिए फोर्स मल्टीप्लायर हो सकता है और ग्लोबल वैल्यू चेन्स में एक मजबूत योगदान दे सकता है। इसका उदाहरण हमने कोविड के दौरान भी देखा, जब भारतीय फार्मा उद्योग की क्षमता के कारण हम 150 से अधिक देशों को आवश्यक दवाइयां भेज पाए। जैसा मैंने पहले भी कहा है, हमारी वैक्सीन उत्पादन और डिलीवरी क्षमता भी इस तरह मानवता के हित में काम आएगी। भारत और दक्षिण अफ्रीका ने कोविड-19 वैक्सीन उपचार तथा जांच संबंधी इंटेलेक्चुअली प्रॉपर्टी एग्रीमेंट्स में छूट दिए जाने का प्रस्ताव रखा है। हमें आशा है कि ब्रिक्स के अन्य देश भी इसका समर्थन करेंगे। अपनी ब्रिक्स अध्यक्षता के दौरान भारत डिजिटल हेल्थ और ट्रेडिशनल मेडिसिन में ब्रिक्स सहयोग बढ़ाने पर कार्य करेगा। इस मुश्किल वर्ष में भी रूसी अध्यक्षता में पीपल टू पीपल रिश्तों को बढ़ाने के लिए कई इनिशिएटिव्स लिए गए, जैसे कि ब्रिक्स फिल्म फेस्टिवल और युवा वैज्ञानिकों और युवा राजनयिकों की बैठकें। इसके लिए मैं राष्ट्रपति पुतिन का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। एक्सेलेंसीज, 2021 में ब्रिक्स के 15 वर्ष पूरे हो जाएंगे। पिछले सालों में हमारे बीच लिए गए विभिन्न निर्णयों का मूल्यांकन करने के लिए हमारे शेरपा एक रिपोर्ट बना सकते हैं। 2021 में अपनी अध्यक्षता के दौरान हम ब्रिक्स के तीनों स्तंभों में इंट्रा ब्रिक्स सहयोग को मजबूत करने का प्रयत्न करेंगे। हम इंट्रा ब्रिक्स एकजुटता को बढ़ाने और इस उद्देश्य के लिए ठोस संस्थागत फ्रेमवर्क डेवलप करने का प्रयास करेंगे। मैं फिर एक बार राष्ट्रपति पुतिन के सभी प्रयासों का अभिनंदन करते हुए मेरी बात को समाप्त करता हूं। धन्यवाद। तो ये 12वें ब्रिक्स सम्मेलन में इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप सुन रहे थे, लेकिन अब जरा बात हुंकार की हो जाए, क्योंकि कश्मीर में जब से अब्दुल्ला परिवार और महबूबा मुफ्ती नजरबंदी से बाहर निकले हैं, अपने मिशन पर वो लग गए हैं। और इनके मिशन के आगे मैं कू जरूर लगाना चाहूंगी। ये कभी कहते हैं चीन से मदद लेंगे, 370 फिर से बहाल करेंगे, कभी कहते हैं तिरंगे को नहीं उठाएंगे, कभी गुज्जर बकरवाल समुदाय के बीच जमीन के नाम पर प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश करते हैं और कभी देश विरोधी बातें करते हैं। इनके इन्हीं बयानों पर आज गृहमंत्री अमित शाह ने करारा वार किया है। तीन एक के बाद एक बैक टू बैक ट्वीट्स किए हैं और उसके जरिए गृहमंत्री अमित शाह ने गुपकार गठबंधन को गुपकार गैंग करार दिया है। गृहमंत्री के मुताबिक गुपकार गैंग ग्लोबल बन रहा है और ये लोग विदेशी ताकतों का कश्मीर में दखल चाहते हैं। गृहमंत्री ने यह भी आरोप लगाया कि गुपकर गठबंधन भारत के तिरंगे का अपमान करता है। उन्होंने साफ किया कि अगर देश के मूड के खिलाफ यह गठबंधन चलेगा तो जनता इस गठबंधन को डुबो देगी। अमित शाह ने कांग्रेस से भी सवाल पूछे। आज की हुंकार हम भरे, 370 वापसी की साजिश रचने वालों के खिलाफ भरे। उससे पहले आप इस रिपोर्ट को अच्छे तरीके से समझ लीजिए। के दिशा निर्देश के बाद कांग्रेस पार्टी जम्मू कश्मीर में
गुपकार गैंग में शामिल हुई है। गुपकार गैंग ग्लोबल बन रहा है। ये लोग विदेशी ताकतों का कश्मीर में दखल चाहते हैं। गुपकार गैंग भारत के तिरंगे का अपमान करता है। क्या सोनिया जी और राहुल गुपकार गैंग के कदमों का समर्थन करते हैं? राहुल और सोनिया को अपना स्टैंड साफ करना चाहिए। जम्मू कश्मीर हमेशा भारत का अभिन्न हिस्सा बना रहेगा। भारत के हितों के खिलाफ भारतीय लोग इस नापाक अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन को बर्दाश्त नहीं करेंगे। पुरानी आदतों को रोक पाना मुश्किल है। पहले बीजेपी टुकड़े टुकड़े गैंग कहकर हमें भारत की संप्रभुता के लिए खतरा बताती थी। अब गुपकार गैंग के जरिए हमें देश विरोधी बताया जा रहा है। किसी गठबंधन में चुनाव लड़ना भी अब देश विरोधी हो गया है। सत्ता के लिए भूखी बीजेपी किसी भी गठबंधन के साथ जुड़ सकती है, पर हमारा एक साथ आने का फैसला देश के हितों के खिलाफ हो गया। मैं गुपकार पर अमित शाह के वार की हताशा को समझ सकता हूं, क्योंकि उन्हें बताया गया था कि लोगों का ये अलायंस निकाय चुनाव का बहिष्कार करेगा। सिर्फ जम्मू कश्मीर के नेताओं को लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव में हिस्सा लेने पर हिरासत में लिया जाता है और देश विरोधी कहा जाता है। अमित शाह जी, हम लोग कोई गैंग नहीं, हमारा कानूनी तौर पर बना राजनीतिक गठबंधन है जो चुनाव लड़ता रहा है और लड़ता रहेगा। कांग्रेस पार्टी आज उन शक्तियों के साथ खड़ी हो गई जो भारत के तिरंगे का अपमान करते हैं, देश का अपमान करते हैं। देश क्षमा नहीं करेगा। आई थिंक इनको जबरदस्ती धकेला जा रहा है कि ये कोई सख्त कदम उठाने के लिए मजबूर ना हो जाए। ये जो गुजर बकरवाल नो मैरिज कमेटी है, इनके साथ छेड़छाड़ मत कीजिए। इसके नताइज आपको बहुत ही ज्यादा खतरनाक भुगतने पड़ेंगे। गुपकार अलायंस है उसमें कांग्रेस पार्टी भी शामिल है और कांग्रेस पार्टी का एक एजेंडा है अनुच्छेद 370 को वापस लाना। अब बताइए, कांग्रेस पार्टी आर्टिकल 370 को दोबारा रिस्टोर करने के साथ है? क्या कांग्रेस पार्टी चाहती है कि धारा 370 को दोबारा बहाल किया जाए? और बहस में मेरे साथ शरीक हो रहे हैं डॉक्टर संबित पात्रा, जो कि प्रवक्ता हैं बीजेपी के। सुप्रिया श्रीनेत हमारे साथ जुड़ गई हैं, जो कि प्रवक्ता हैं कांग्रेस की। हमारे साथ मोहित भान साहब जुड़ चुके हैं, जो कि प्रवक्ता हैं पीडीपी के। हमारे साथ ललित अंबरदार जुड़ चुके हैं, जो कि कश्मीरी एक्टिविस्ट हैं। माजिद हैदरी साहब, कश्मीर के पत्रकार, वो भी जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले जो पीडीपी के प्रवक्ता हमारे साथ मोहित भान साहब जुड़े हुए हैं, मैं उनका रुख करना चाहती हूँ। मोहित भान साहब, ये जो अलायंस 6 पार्टियों की है, ये इलेक्शन के लिए कम और देश की मुखालिफत में ज्यादा नजर आ रही है। देखिए, ये खाली जम्मू कश्मीर की बात नहीं है। बीजेपी के खिलाफ कहीं पे भी किसी भी देश के कोने में कोई भी पार्टी या कोई भी अलायंस आवाज उठाती है तो उसको एंटी नेशनल, देश के मुखालिफ ऐसा पेंट किया जाता है। ये बीजेपी की एक रणनीति रही है काफी टाइम से। अभी कल की बात है कि जम्मू के बीजेपी के स्पोक्स पर्सन है सेठी साहब, उन्होंने जो 4G की डिमांड वहां के नौजवान कर रहे थे, उनको बोल दिया कि ये टेररिस्ट है और इनको पाकिस्तान जाना चाहिए, जो 4G मांग रहे हैं। तो इसलिए बीजेपी हमारे को कैसे भी पेंट करे, इससे मुझे नहीं लगता हमें कोई फर्क पड़ता है। ये सारा देश जानता है, ये जम्मू कश्मीर के लोग जानते हैं कि बीजेपी के मंसूबे क्या हैं। हम इलेक्शंस को बाइकआउट करें तो हम पाकिस्तानी हो गए, हम एंटी नेशनल हो गए। हम इलेक्शंस में हिस्सा लेते हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बनाए हुए कानूनों के तहत उसमें हिस्सा लेते हैं तो हम पाकिस्तानी हो जाते हैं, तो हम एंटी नेशनल हो जाते हैं। खाली जो लोग, जब बीजेपी हमारे साथ गवर्नमेंट में थी तब तो हम बहुत अच्छे थे, आज हम बीजेपी के साथ गवर्नमेंट में नहीं है तो हम एंटी नेशनल हो गए। तो इस देश को बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो से रंग दिया है। तो जो बीजेपी के मैनिफेस्टो के हिसाब से चलेगा, जो मैनिफेस्टो के हिसाब से करेंगे वो नेशनलिज्म हो गया, और जो बीजेपी के खिलाफ बात करे वो एंटी नेशनल हो गया। मुझे दिलचस्पी इस बात पर है कि महबूबा मुफ्ती जितने भी बयान देती हैं, वो क्यों पाकिस्तान के ज्यादा नजदीक नजर आते हैं। वो कौन होती है ये कहने वाली कि तिरंगा उठाने वाला कोई नहीं होगा।
वो कौन होती हैं जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है तो हिंदुस्तान के तिरंगे का अपमान करती है, वहां पर जगह नहीं देती हैं, जबकि वो निकलकर बाहर आई हैं हिंदुस्तान के आइन के चलते। उसका उन्हें शुक्रगुजार होना चाहिए। बीजेपी से आपको पसंदगी नापसंदगी से मुझे कोई मतलब नहीं है, लेकिन 370 का अगर आप विरोध कर रहे हैं तो मैं ये कहती हूं ये देश विरोध है, ये देशद्रोह है। देखिए आप कहते हैं कि 370 का विरोध करना देशद्रोह है, तो मैं समझता हूं कि आपको सुप्रीम कोर्ट को भी बोल देना चाहिए कि भाई आप अपने सुप्रीम कोर्ट बंद कर दीजिए, क्योंकि रुबैका लियाकत जी ने बोल दिया है कि 370 का विरोध करना देशद्रोह हो गया है। ये इस देश के अंदर सुप्रीम कोर्ट है, हमारी अर्जी सुप्रीम कोर्ट में भी है। स्टूडियो में मुझे आवाज नहीं मिल पा रही है, पहले यहाँ आवाज आ जाए फिर मैं आपके पास आती हूँ। रुकिए मोहित जी बोलिए अब। जी बोलिए। हाँ, आपको आवाज आ रही है? हाँ आ रही है, बोलिए। देखिए आप कह रहे हैं कि 370 का विद्रोह करना देशद्रोह है। देखिए हम यहाँ तो फिर तो यहाँ सबको ये कह देना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट को भी आप अपना सुप्रीम कोर्ट अपना दरवाजा बंद कर दे, क्योंकि भाई लोगों ने ये डिसाइड कर लिया है कि 370 जो कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल है इसकी डिमांड करना और जिसका एब्रोगेशन एक गलत तरीके से हुआ उसके बारे में बात करना अगर देशद्रोह है तो फिर तो हमें सुप्रीम कोर्ट में जाने की भी क्या जरूरत है? आपने तो सुप्रीम कोर्ट को भी निर्देश दे दिया कि ये देशद्रोह है। यहाँ अभी इस देश के अंदर अभी सुप्रीम कोर्ट है और हमारा विश्वास सुप्रीम कोर्ट के ऊपर है, कश्मीर को हमारा विश्वास सुप्रीम कोर्ट के ऊपर है। हेवन बना दिया, जन्नत बना दिया। 370 रहते आपने कौन से कश्मीरियों का भला कर दिया? आपने सिर्फ महबूबा मुफ्ती का भला किया, आपने फारूक अब्दुल्ला का भला किया, आपने वो तमाम 6 पॉलिटिकल पार्टीज उनकी जो औलादे हैं उनको बाहर भेजकर बाहर पढ़ाकर भला किया। इसके अलावा और कोई भला नहीं हुआ है। डॉक्टर पात्रा, ठीक है मोहित खान साहब, मैंने आपको मौका दिया, मैं आगे आऊंगी आपके पास। ऑल राइट, बेसिकली बीजेपी आपके खिलाफ सारी चीजें और षड्यंत्र रच रही है। ठीक है, आप लोग जम्मू कश्मीर के खिलाफ नहीं रख रहे, बीजेपी आपके खिलाफ षड्यंत्र रच रही है। जवाब दीजिए संबित पात्रा। हमने जम्मू कश्मीर, मैं तो बता रहा हूँ आपको, हमारे 16 इंडेक्सेस। अगर ये शांत हो जाएंगे तभी बोलूंगा। ओके, हेल्थ ले लीजिए, चाहे आप मोर्टेलिटी। ठीक है, आप रुक जाइए ना सर। मैं अरे भाई, हमने भी कश्मीर का बहुत दौरा किया, बहुत लंबे अरसे तक रहे, हमें पता है ना सच्चाई वहां पर क्या है। मोहित भान साहब अब रुकिए, अब बाकियों को बोल लेने दीजिए। संबित पात्रा, वो सच्चाई तो आप आइए ना हमारे साथ दिखाइए हमें भी। आप रूबिका जी, मैंने बड़े ध्यान से सुना। यहां पर कहा गया कि जो पॉलिटिकल पार्टी बीजेपी के विरोध में लड़ती है उसको देशद्रोही कहा जाता है, उसको एंटी नेशनल करार दे दिया जाता है। मैं आपसे भी पूछता हूं रूबिका जी, छोड़ दीजिए मैं पीडीपी के प्रवक्ता से नहीं पूछता हूं, और मैं देश की जनता जो आपकी व्यूअर है उन करोड़ों लोगों से पूछता हूं। अगर कोई नेता, वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का हो, अगर वो कहे कि हम चाइना के मदद से आर्टिकल 370 को रिस्टोर करेंगे, तो आप उसको देशद्रोही कहेंगे या पेट्रियोटिक कहेंगे? आप खुद निश्चित कीजिए। अगर कोई भी नेता किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का ये कहे कि अगर आर्टिकल 370 रिस्टोर नहीं होता है तो हम तिरंगे को इस देश में, इस प्रदेश में घुसने नहीं देंगे, हम तिरंगा नहीं उठाएंगे, वही नेता जो पहले कह रही थी कि आर्टिकल 370 को छू के दिखाओ तो हाथ जल जाएंगे और तिरंगा उठाने वाला नहीं मिलेगा, तो आप उसको क्या कहेंगे? आप उसे देशद्रोही कहेंगे या देशभक्त कहेंगे? जो लोग बुरहान वानी के साथ खड़े होते हैं और बुरहान वानी जैसे कई आतंकवादियों के लिए नमाजे जनाजा पढ़ते हैं, उसको आप देशद्रोही कहेंगे या देशभक्त कहेंगे? वो फारूक अब्दुल्ला जो कहते हैं कि ये पीओके क्या हिंदुस्तान के बाप का है, जो हिंदुस्तान की सरकार और हिंदुस्तान की आर्मी पीओके को ले लेगी, उसको आप देशभक्त कहोगे या देशद्रोही कहोगे? ये परिभाषा तो देश की जनता के ऊपर और उनके दिलों के ऊपर छोड़ देना चाहिए। देखिए, आर्टिकल 370 के बारे में डिस्कशन हो रहा है। हाँ, आप याद करिए, यहाँ सुप्रिया जी भी हैं। हाँ, यहाँ सुप्रिया जी भी हैं। आप याद करिए, जिस समय आदरणीय अमित शाह जी ने, जिन्होंने आज ट्वीट किया है, 3 ट्वीट किया है, जब वो खड़े होते हैं आर्टिकल 370 पर चर्चा करने के लिए, ठीक उसी समय अधीर रंजन चौधरी खड़े हो जाते हैं और कहते हैं, अरे अमित शाह जी, आपने ये चर्चा कैसे कर दी हिंदुस्तान के पार्लियामेंट में? ये तो बायलैटरल अफेयर है, बायलैटरल अफेयर की तो चर्चा हिंदुस्तान के पार्लियामेंट में होनी नहीं चाहिए। मतलब कहीं ना कहीं आपको जो है परमिशन लेना चाहिए था पाकिस्तान से। तो आप ये बताइए, इसको हम देशद्रोह कहेंगे या देशभक्ति कहेंगे? ठीक है, आप इन लोगों को देशभक्त कहेंगे या देशद्रोही कहेंगे? इससे पहले मैं कुछ कहूं, मैं जरूर पूछना चाहती हूं कि जब तक भाजपा और पीडीपी का गठबंधन था तो पीडीपी देशद्रोही थी या देशभक्त थी? ये मैं जरूर जानना चाहूंगी।
मैं एक और बात आपके माध्यम से ये पूछना चाहती हूँ कि इस तरह की छल कपट झूठ की बातें करना देखिए ठीक नहीं है। मुझे खत्म करने दीजिए, मैं तो आपके बीच में नहीं बोली थी। ये सब बातें इसलिए करना ठीक नहीं है क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान का सबसे लोकतांत्रिक पर्व होता है चुनाव, और अगर कोई भी चुनाव आयोग द्वारा आयोजित चुनाव में पार्ट ले रहा है तो वो मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स लोकतंत्र में पार्ट ले रहा है और वहां के लोग इस बात को तय करेंगे। अब देशद्रोह का सर्टिफिकेट बांटना तो भाजपा पहले से भी करती आई है, अभी भी कर रही है। और भाजपा, और एक बात मैं बता दूं, भाजपा को तिरंगे की उतनी इज्जत नहीं है जितनी हमको है, क्योंकि हम तिरंगे के लिए लड़े और हमने जाने गंवाई है तिरंगे के लिए। इनके आरएसएस पर तो आजादी के 52 साल बाद तक भी तिरंगा नहीं लहराता था। हम माफीनामा पार्टी नहीं है, हमने माफी लिख लिख कर अपनी सजाएं नहीं खत्म करी है जो इन्होंने करी है। तो देशद्रोह के सर्टिफिकेट मत बांटिए। और आज एक बात बताइए कि जिन लोगों को आज देशद्रोही बता रहे हैं उनके साथ आपने कैसे सरकार बना ली, क्या सोचकर बना ली? आपने कैसे पाकिस्तान की आईएसआई को पठानकोट में आने दिया? कितना गलत काम आपने किया। आपने कैसे मौलाना मसूद अजहर को और काफी लोगों को रिलीज किया, सईद उमर शेख को रिलीज किया जो कि 26/11 कर बैठे। इसका जवाब कौन देगा? इसकी जवाबदेही किसकी बनती है? समित पात्रा जवाब दीजिए और उसके बाद मेरे 2 और मेहमान, क्योंकि ये करा भाजपा ने था। चलिए, मौलाना मसूद अजहर को आपने रिलीज किया, बार पूछा जा रहा है, इसका कौन जवाब देगा? बताइए। पीडीपी के साथ आपने हाथ जोड़ा, बार सरकार आपने कर डाली, इसका जवाब कौन देगा? अगर ये शांत होंगी तभी जवाब दूंगा ना, मैं ही दे रहा हूं जवाब। देखिए, पहली बात है कि इनका सवाल था कि महबूबा मुफ्ती के साथ आपने सरकार बनाई, वो उस समय देशद्रोही थी या नहीं थी। देखिए, कश्मीर में महबूबा मुफ्ती जी जीती और जम्मू में हम जीते। सरकार बनाने का कोई और तरीका नहीं था क्योंकि एनसी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का सफाया हो गया था। हमने एक प्रयोग किया, मगर जहां बुरहान वानी इत्यादि को लेकर किसी प्रकार का संशय हुआ, हमने तुरंत वहां आओ देखा न ताओ, सत्ता को नहीं देखा, सत्ता छोड़ दिया। और सबसे अधिक आतंकवादियों को मारने का श्रेय हमारी पार्टी को जाता है। आर्टिकल 370 को किसी भी कीमत पे हटाना था। आपने सत्ता इसलिए छोड़ी क्योंकि आपकी पार्टी के 2 मिनिस्टर वर्बल आतंकवाद अगर बंद कर दिया जाए तो मैं आराम से कठुआ में तिरंगे लहरा रहे थे और मैं अगर ये वर्बल आतंकवाद बंद हो जाए तो मैं बोलना चाहूंगा। मैं नहीं चाहता हूँ कि चिल्लाया जाए। आपको भी पता है, अभी सुप्रीम कोर्ट का हवाला दे रहे थे ना मोहित भान साहब, एक रेप विक्टिम, मैं चाहता हूँ एक रेप विक्टिम का नाम आप ओपनली नहीं ले सकते हैं मोहित भान साहब। मैं आपको अपनी राजनीतिक उठापटक के बीच में सुप्रीम कोर्ट के किसी भी नहीं, प्लीज अंडरस्टैंड। अरे मोहित जी मेरी बात सुन रहे हैं आप? रैली निकाली जिसको हाई कोर्ट ने सजा दी। कहाँ से कहाँ पहुँच रहे हैं? मैं अभी इस पर बात कर रही हूँ मोहित भान, मैं क्या इस पर बात कर रही हूँ? मैं किस पर बात कर रही हूँ? मैं किस पर बात कर रही हूँ? आपको सच में जम्मू कश्मीर से प्यार है? आपको सच में जम्मू कश्मीर से प्यार है? मुझे बताइए आप पहले, ईमानदारी से बताइए, आपको जम्मू कश्मीर से प्यार है? आपको वहाँ की गद्दी से प्यार है? आपको वहाँ की राजनीति से प्यार है? यहाँ बैठकर आप जबरदस्ती के ज्ञान मत दीजिए मोहित जी। आप भी बहुत अच्छे से जानते हैं कि आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ निचोड़ा है जम्मू कश्मीर को, निचोड़ा है। आपने जम्मू कश्मीर का खून चूसा है और यहाँ बैठकर आप कह रहे हैं कि हम आइन को बचाएंगे, हम कॉन्स्टिट्यूशन को बचाएंगे। आपने कोई कुर्बानियां नहीं दी हैं, आप हमें मत सिखाइए। ललित अंबरदार, देशद्रोह क्या होता है और देश प्रेम क्या होता है। एक सेकंड, 2 और मेहमान, फिर मैं आपके पास छूट जाएगा। मैं कंप्लीट कर लूं जरा। मुझसे सवाल पूछा गया था एक। देखिए, मैं इतना कहना चाहता हूं कि सरकार हमने उसलिए बनाई क्योंकि संख्या इस प्रकार की थी कि वरना सरकार बनती ही नहीं। मगर आर्टिकल 370 ये हमारा कोर आइडियोलॉजी था, उसको हटाने का हमने हटा दिया है। जो हमने कहा वो किया है। मैं अभी देखिए कांग्रेस की प्रवक्ता कह रहे हैं कि हम हटाया धोखे से, आपने हटाया। देखिए ये फिर चिल्लाना शुरू कर देते हैं। रूबिका जी ये इस प्रकार से नहीं होगा, ये सबके बीच में नहीं चिल्ला सकते। ये धोखे से नहीं हटाया। धोखे से कहाँ से हटाया है मोहित भान? आपको पता नहीं है प्रोसीडिंग्स क्या होती है? आपको पता नहीं है लोकतंत्र के मंदिर में बैठकर वहां पर गुपकार डिक्लेरेशन नहीं साइन होता है। वहां पर कायदे से कानून बनाने की प्रक्रिया को निभाया जाता है। मोहित जी आप रुक जाइए प्लीज, आप सुनिए। ये गुपकार रोड नहीं है, ये फारूक अब्दुल्ला का घर नहीं है मोहित भान, ये रूबिका लियाकत का डिबेट शो है जिसका नाम हुंकार है। आप अपने टर्न पर अपनी बात को रखिएगा। आपने अपने टर्न पर अपनी बात को रखिएगा। मैं फिर कह रही हूँ, ये आपके 6 राजनीतिक दलों का वो पॉइंट नहीं है जहां बैठकर जो मनाएगा आप करेंगे। इट्स अ डिबेट शो और तरीके से आप अपनी बात रखिए। 20 सेकंड संबित पात्रा और उसके बाद माजिद हैदरी साहब और ललित अंबरदार।
देखिए, अभी कांग्रेस की प्रवक्ता लोकतंत्र का हवाला देते हुए कह रही थी कि जो फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती कह रहे हैं वो बिल्कुल लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। आप बताइए, ये कांग्रेस पार्टी चाहती है कि चीन के माध्यम से आर्टिकल 370 रिस्टोर किया जाए? ये राहुल जी और सोनिया जी चाहते हैं कि कोई भी जम्मू कश्मीर में तिरंगा ना उठाए, किसी का भी हाथ ना जाए तिरंगा की तरफ? ये इनके लिए लोकतांत्रिक प्रक्रिया है? अरे धिक्कार है, धिक्कार। ये खाते हिंदुस्तान का है और गाते पाकिस्तान के हैं। एमओयू जाके साइन चाइना में करते हैं। ये मां बेटे देश को कहां लेके जाएंगे? मैं ये सवाल पूछना चाहता हूं। आप माफी मांगिए। आपने अभी कहा कि फारूक अब्दुल्ला जी ने सही कहा है। मैं पूछना चाहता हूं, क्या सही कहा है? आप चीन के हेल्प से यहां पर आर्टिकल 370 पे फिर से लागू करेंगे? ये मां बेटे जाके चाइना में, बीजिंग में ये एमओयू 2008 में इसीलिए साइन कर रहे थे ताकि आप यहां पर देशद्रोह कर सके। मैं बिल्कुल सवाल पूछूंगा कि राहुल जी और सोनिया जी को देशद्रोही क्यों न कहा जाए? क्यों न कहा जाए कि मां बेटे देशद्रोही है? रूबिका जी, सबको बहस जो है वो थोड़ी गरिमा में करनी चाहिए और ये वर्बल आतंकवाद जैसे शब्द इतनी लाइटली नहीं यूज करने चाहिए। आतंकवादियों ने हमारे देश के ही लोगों को, हमारे सैनिकों को मारा है, तो थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखानी चाहिए। मैं सिर्फ 4 सवाल पूछना चाहती हूं क्योंकि मैं बेहुदे और आपत्तिजनक बातें नहीं करना चाहती हूं लोगों के बारे में। मैंने 4 सवाल पूछे थे, उसका जवाब नहीं आया। इन्होंने कहा हमने एक प्रयोग किया था। आपका राजनीतिक प्रयोग तथाकथित देशद्रोहियों के साथ था। आपने मसूद अजहर को क्यों रिहा किया? उसने 26/11 को अंजाम दिया। आपने आईएसआई को पठानकोट क्यों न्योता दिया आने का? इसका जवाब दीजिए। दाऊद इब्राहिम की पत्नी 2015 में, 2016 में मुंबई आती है, बेधड़क घूमती है और चली जाती है। किसने उसको परमिशन दी? रुक जाइए। और आपने बताइए, आपके एक मंत्री ने महाराष्ट्र में, चुप रहिए, मैं बीच में नहीं बोली थी, मैं बीच में नहीं बोली थी, सब चुप रहिए, ये गलत बात है। और नहीं, क्या चुप रहिए? आप चुप रहिए, आप चुप रहिए और जवाब दीजिए कि क्यों आर्टिकल 370 में आप चाइना का हेल्प लेना चाहती है? आपके पास जवाब नहीं है देने के लिए। ये नहीं, आपके मंत्री दाऊद इब्राहिम से फोन पर बात करते हुए पाई कर रहे थे, क्या किया आपने उसके साथ? आप बात करते हैं, आप देश के टुकड़े करते हैं और आप बात हमसे करते हैं। आप पीड़ित हैं, आप अपमानित हैं, आप गंदे आदमी, आप विभाजन करते हैं। ये आपकी असलियत है, ये माँ बेटे ने देश को और तुम्हारी राष्ट्रीयता का सर्टिफिकेट चाहिए यहाँ पर किसी को। चुप रहो तुम। जिस देश के लोगों ने अपने खून की बलिदानी दी है, अरे माफी मांगने वाले लोग जो आरएसएस झंडा तक नहीं फैलाता था, वो बात कर रहा है यहाँ पर। चुप कर, बेकार की बातें करते हो। चुप नहीं रहेंगे, तुम चीन के साथ झूले झूलते हो, तुम चीन के साथ गलबैया करते हो, तुम पाकिस्तान का सुबह खाते हो, तुम पाकिस्तान की बिरयानी खाते हो, तुम पाकिस्तान की आईएसआई को बुलाते हो, तुम आतंकवादियों को रिलीज करते हो। तुम्हारी ये असलियत है, इसके बारे में जो भी कह लो वो तुम्हारे तुम जो कह रही हो ना बार बार, तुमने आतंकवादियों को रिलीज किया, तुमने जम्मू कश्मीर को बदतर कर दिया। लोकतांत्रिक प्रयास से तुम सवाल उठाते हो और झूठ बोलते हो, झूठे हो, कपटी हो, बेईमान हो। ये तुम्हारी पार्टी है, ये तुम्हारी असलियत है। तुम झूठे, कपटी, भ्रमित करने वाले इंसान हो। बहुत जाहिल आदमी हो तुम, और जाहिल राजनीति करते हो। तुम्हारे लोगों ने रेप विक्टिम के खिलाफ रैली करी, तुम्हारे लोगों ने छोटी बच्ची को हिंसा कर उसके साथ खड़े हुए। ये तुम्हारी असलियत है, ये तुम्हारी असलियत है। तुम्हारे सारे जाहिल लोगों ने मसूद अजहर को रिलीज किया, मुश्ताक अहमद अजहर को रिलीज किया। क्यों रिलीज किया? शर्म करो। सुन लीजिए, दाऊद की बीवी आपके हिंदुस्तान 2016 में मोदी जी के राज में चली जाती है। ये कुछ नहीं बोल पाते। दाऊद के साथ घर नहीं गिराने वाले, दाऊद के साथ बिजनेस करने वाले, आप ओसामा जी को ओसामा जी कहने वाले, ओसामा बिन लादेन को हाफिज सईद तुम्हारी पार्टी से प्यार करता है। हाफिज सईद कहता है तुम्हारी कार्यकाल के अंदर दाऊद इब्राहिम की बीवी हिंदुस्तान पाकिस्तान समर्थक पार्टी, तुम्हारे कार्यकाल के अंदर तुम्हारे मंत्री दाऊद इब्राहिम से फोन पर बात कर रहे हैं कि तुम जांच नहीं कराते हो। चुप रहो, तुमने आतंकवादियों का समर्थन किया है। तुम्हारे चलते जम्मू कश्मीर में ये हालात हुए हैं। आज लोकतंत्र हमारे रक्त में हिंदुस्तान का खून दौड़ता बताओ है। मुझे, सुनिए मेरी बात, सुप्रिया श्रीनेत, संबित पात्रा, संबित पात्रा, सुप्रिया श्रीनेत, आप दोनों मेरी बात सुनिए, आप दोनों मेरी बात सुनिए, आप दोनों मेरी बात सुनिए। मैंने बहुत वक्त दिया। आप दोनों जब तू मैं करने लगते हैं, आप दोनों जब एक दूसरे पर सवाल उठाने लगते हैं, तो आपको पता है फायदा किसको होता है? फायदा उन तमाम लोगों को होता है सुप्रिया श्रीनेत, फायदा उन तमाम लोगों को होता है संबित पात्रा, जो चाहते हैं कि ये यहाँ होता रहे और हम वहां कब्र खोदते रहे।
हम कब्र खोदते रहे लोकतंत्र की, और उनमें एक है सुप्रिया श्रीनेत, मुझे कहने में डर नहीं है, गुपकार गैंग, 370 प्रेमी गैंग, वो तो यही चाहता है, वो तो यही चाहता है सुप्रिया श्रीनेत। इलेक्शन प्रोसेस में किसी को दिक्कत नहीं है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया में किसी को दिक्कत नहीं है, लेकिन जब खाओगे हिंदुस्तान का, गाओगे चीन और पाकिस्तान का, तो दिक्कत होगी, पक्का होगी। तो ये जो गुपकार गैंग इकट्ठा हो गया है, कई लोगों को बड़ा अजीब लगेगा कि गैंग शब्द का इस्तेमाल क्यों हो रहा है। वो इसलिए क्योंकि जो लोकतंत्र की प्रक्रिया के तहत कानून बना है, 370 को हटाया गया है, उसे अपनी आड़ में रखकर या फिर उसे शील बनाकर अपने राजनीतिक फायदे के लिए उस तरीके के बयानों का इस्तेमाल करना किसी के भी गले से नीचे नहीं उतर सकता है। ललित अंबरदार हमारे साथ बने हुए हैं। ललित, जरा मुझे ये बताइए कि एक हिस्सा है जम्मू कश्मीर का, और मैं कहती हूं वो बड़ा हिस्सा है, जो 370 के जाने के बाद खुश है, लेकिन एक धड़ा है जो खुश नहीं है। आप एक्सपोज कर पाएंगे वजह क्या है कि खुश नहीं है? सबसे पहले तो मैं आपको थोड़ा भी बताना चाहता हूँ, बार बार तो जम्मू के बदनाम करने की कोशिश होती है। इन्होंने जो भी किसी ने बोला यहाँ पे कि लेके रेप समर्थन में निकले थे, सरासर झूठ है, वो निकल चुके थे क्योंकि सीबीआई की इंक्वायरी वो सिर्फ मांग रहे थे कि सीबीआई की इंक्वायरी हो। ये था, ये मत बोलिए कि जम्मू के लोग वहां पे उन रेपिस्टों की मदद करने के लिए बाहर निकले थे। सरासर झूठ है। ये वही झूठ है जो 13 जुलाई 1930 से कश्मीर के अंदर डोगरा साम्राज्य, डोगरा संस्था, डोगरा समाज को बदनाम करने के लिए यूज होता है। ऑफिशियल तरीके से 13 जुलाई को हर साल, अभी 70 साल जो है, डोगरा लोगों की जिल्लत करते थे ये लोग, क्योंकि डोगरा लोग देशभक्त है, राष्ट्रभक्त है। दूसरी बात, जो आपने ये बात की अभी कांग्रेस की बात की ना, पहले तो ये बता दो आपको कि चाइना तो वो जो चाइना पाकिस्तान कॉरिडोर अभी बनाएगा या नहीं बनाएगा, अगर हमने गिलगित बल्तिस्तान तब तक आजाद नहीं कराया तो वो तो अभी शक में है। लेकिन कांग्रेस तो लाहौर से ढाका तक का जो कॉरिडोर बना रही थी आजादी के बाद, क्या किया था आपने जिन्ना को बोला कि हम टू नेशन थ्योरी नहीं मानते, और 370 और 35A के द्वारा अब्दुल्ला को कश्मीर के अंदर फलता फूटा पाकिस्तान बना के दे दिया हिंदुस्तान की सेक्युलर कॉन्स्टिट्यूशन की नाक के तले। क्या हुआ उसकी वजह से? कश्मीर के अंदर इस्लामाबाद इतना बढ़ गया कि आपकी जो पीडीपी बैठे ना सामने, पीडीपी का जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है पार्टी का, उसको माजिद हैदरी जवाब दीजिए। ललित अंबरदार एक सेकंड, माजिद हैदरी जवाब दीजिए। नहीं, मुझे कंप्लीट करने दो। आई विल गिव यू ऑल द टाइम। एक सेकंड ललित अंबरदार, एक सेकंड। माजिद हैदरी पहले इस सवालों का जवाब दे दे। रुबिका, कंप्लीट है, लेट मी कंप्लीट माय स्टेटमेंट प्लीज। हाँ, प्लीज डू। ये कह रहा हूं मैं, पीडीपी का जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है उसको बोलते हैं सेल्फ रूल। सेल्फ रूल के मुताबिक उनके अनुसार पाकिस्तान और हिंदुस्तान ज्वाइंट मैकेनिज्म करेगी कश्मीर को रूल करने के लिए। इसका मतलब जम्मू कश्मीर के सेक्रेटेरिएट के ऊपर हिंदुस्तान और कश्मीर का झंडा होगा, उसका पाकिस्तान का भी झंडा होगा उसमें, क्योंकि उनको अपने यहाँ पे पाकिस्तान से रिश्ता क्या ला नेशनल कॉन्फ्रेंस का सिटिंग मेंबर पार्लियामेंट लोकसभा के अंदर अभी है बारामूला का, उसने जम्मू कश्मीर असेंबली में, जबकि वो वहां का स्पीकर रह चुका है, वहां पे नारा लगाया पाकिस्तान जिंदाबाद। बाहर बेशर्मी की इतनी हद हो गई, पत्रकारों ने पूछा क्यों किया, वो तो मैं मुसलमान हूँ, पाकिस्तान का मुझे सेंटिमेंटल हो गया। माजिद हैदरी साहब, ये है 370। माजिद हैदरी साहब, वहां पे शोषण हुआ, 370 कम, आजादी बड़ा इस्लाम के नारे, इस्लाम का परचम लहराना ज्यादा है, और अगर ये ना हो पाए तो इस्लाम के नाम पर डराना है। रुबिका साहिबा, 2 पंक्तियों से शुरू करूंगा। आदरणीय माननीय डॉक्टर संबित पात्रा जी को समर्पित करता हूं। दिल ऐसा मित्रों का भाजपा ने तोड़ा, इन्हें गुप्कार गैंग बना के तोड़ा। देखिए, अगर ये गुप्कार गैंग, मैं बता दूं, गैंग के मेंबर्स को गैंगस्टर कहते हैं, तो क्या भाजपा की गैंगस्टर पार्टी है? क्या माननीय डॉक्टर संबित पात्रा जी ये गैंगस्टर है, ये डॉन है? क्योंकि जब आप एक राजनीतिक पार्टी को गैंगस्टर कह रहे हैं तो ये सारे गैंगस्टर हुए ना। डॉक्टर संबित पात्रा जी के तो हेडमास्टर थे, बाकी भाजपा के सीनियर लीडर के हेडमास्टर थे। तो अगर ये आप गैंग है और ये गैंगस्टर है, क्या डॉक्टर संबित पात्रा जी डॉन है? ये मुझे पहले बता दें। मैं इनका इतना डर होता है डिबेट पे कि जब लड़े किसी से, इनकी वजह से हत्या हो गई लीडर की डिबेट पे, तो क्या ये डॉन है? ये पहले ये बता दें आज, क्या आप डॉन है माननीय संबित पात्रा? संबित पात्रा जवाब दीजिए, जितने कीवर्ड समझ पाए उसी में 30 सेकंड्स।
देखिए, अभी ललित अंबरदार जी ने एक बड़ी बात कही, मैं तो भूल गया था। मोहम्मद अकबर लोन है उस विधायक का नाम जो स्पीकर भी था पहले और एमसी का मेंबर है, जिसने खड़े होकर बिल्कुल सदन के अंदर कहा पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। अगर ऐसे व्यक्ति को लाइन पे लाना डॉनगिरी है तो हाँ भैया, हम डॉन हैं। कौन ठीक करेगा? आप लोग वहां पे विधानसभा के अंदर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाएंगे और हम उफ तक नहीं कहेंगे, और यहाँ कांग्रेस की प्रवक्ता बैठ के कहेगी बिल्कुल पाकिस्तान जिंदाबाद कहना ठीक है। मैं तो कह रहा हूँ देशद्रोहियों को देशद्रोही बिल्कुल कहना। अरे बिल्कुल, ये क्या बच्चों की ताली मार रहे हो? ये देखिए, ये तीनों बैठ के यहाँ पाकिस्तान जिंदाबाद का समर्थन कर रहे हैं। अरे ये गुपकार है, धिक्कार, गुपकार का धिक्कार, धिक्कार। ये गुप्तकार वालों को, ये तीन गुप्तचर देखो रूबिका जी, तीन गुप्तचरों को देखो, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों को ये समर्थन कर रहे हैं कांग्रेस वाले। कांग्रेस के प्रवक्ता यहाँ पर कह रही है कि पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे क्यों नहीं लग सकते। आप सोचिए जरा इनकी हालत क्या हो गई है। मैं तो रिक्वेस्ट कर रहा हूँ राहुल गांधी जी, यहाँ ना हो पाएगा, आप जाइए। मैं तो वैसे भी राहुल गांधी का नाम राहुल लाहौरी रखूँ। नहीं, लेकिन इस तरीके के डिक्लेरेशन पर सुप्रिया श्रीने, इस गुपकार पर धिक्कार करने में किसी तरह की दिक्कत क्यों होनी चाहिए? सुप्रिया श्रीने एक 20 सेकंड निकाल लेती ना, 20 सेकंड निकाल लेती और कह देती कि यहाँ पर जिस तरीके की बातें हो रही हैं, कश्मीर को अलग करने के लिए जिस तरीके की स्ट्रैटेजीज चली जा रही है उसका हम समर्थन नहीं करते हैं, तो पिक्चर ज्यादा क्लियर होती। फिर तो आप संबित पात्रा, ललित अंबरदार, जितने भी कांग्रेस पार्टी को कटघरे में खड़ा करते हैं, उनको आप जितना चाहती खरी खोटी सुनाती। लेकिन मैं कह रही हूं इस एक घंटे में 20 सेकंड तो सुप्रिया श्रीने निकाल देती है कहने के लिए कि ये पूरी की पूरी गैंग अगर हिंदुस्तान की मुखालिफत करती हुई नजर आई है तो इनका कोई साथ नहीं देगा। पर आप तो इलेक्शन में साथ। कोरोना वैक्सीन से जुड़ी हुई खबर आ रही है। कोरोना वैक्सीन पर ट्रायल कर रही कंपनी भारत बायोटेक ने कहा है कि अगले साल सिंगल डोज वैक्सीन मिलने लगेगी। वैक्सीन के 2 ड्रॉप्स नाक में डाले जाएंगे। आईसीएमआर के साथ काम कर रही है भारत बायोटेक, जिसने ये दावा किया है कि अगले साल वैक्सीन मिलने लगेगी। 2 ड्रॉप आप नाक में डालेंगे और बेहतरी की तरफ आपकी सेहत होगी। इस कोरोना काल में तो ये 2 बूंद जिंदगी की ही कहलाएगी। खबर माफिया के खिलाफ योगी के अभियान की है। प्रयागराज में बाहुबली और पूर्व सांसद अतीक अहमद के परिवार के खिलाफ आज एक और बड़ा एक्शन हुआ है। अतीक के रिश्तेदार इमरान की चकिया इलाके में अतीक के घर के पास की बनी बिल्डिंग को ढा दिया गया है। करीब 1500 स्क्वायर गज में बनी थी ये बिल्डिंग। इमरान को अतीक का बिजनेस पार्टनर भी बताया जाता है। तो सिर्फ अतीक अहमद ही नहीं, इससे जुड़े सारे तारों को काट रही है योगी सरकार। यूपी के सिंचाई विभाग में एक जूनियर इंजीनियर की करतूत सामने आई है। सीबीआई ने इसे अरेस्ट किया है। ये इंजीनियर, जिसका नाम राम भवन है, ये छोटे बच्चों का यौन शोषण करता था। सिर्फ यही नहीं, ये इन छोटे बच्चों का यौन शोषण कर इंटरनेट पर डालता था उसकी ये करतूत। 40 साल से कम उम्र इसकी है। 5 से 16 साल के बच्चों को ये चुनता था, उन्हें एक्सप्लॉइट करता था, वीडियोस बनाता था और फिर इंटरनेट पर डाल देता था। अब इसे गिरफ्तार कर लिया गया है। सीबीआई की विशेष अदालत में इसकी पेशी भी हुई है।